आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। शाहीन बाग, नफरत और दिल्ली इंतखाबात। दिल्ली में आज तशहीरी मुहिम थम जाएगी। शाम 6 बजे तक सियासी जमातें तशहीर कर सकेंगी। अब तक की तशहीरी मुहिम के दौरान बयानबाजी और इल्जाम तराशी उरूज पर रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तशहीरी मुहिम थमने से एक दिन कबल कांग्रेस भी मैदान में उतरी। आप बीजेपी और कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी कानून को अपनी तशहीरी मुहिम में खूब इस्तेमाल किया। शाहीन बाग का मसला बीजेपी की अवामी रैलियों की जान से बन गई। बीजेपी लीडर आप और कांग्रेस को शाहीन बाग के हवाले से घेर रहे हैं। बीजेपी अपनी तशहीरी मुहिम में यह साफ कह चुकी है कि दिल्ली इलेक्शन दो अलग अलग नजरिया रखने वाली जमातों के दरमियान है। इन्होंने कांग्रेस और आप पर निशाना साधते हुए कहा कि ये शाहीन बाग के साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं। दिल्ली में तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन है। सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने के लिए आज अपनी सारी ताकत झोंक रही हैं। स्टार कैंपेनर्स अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर लीडरों की जगह जगह रोड शोज और रैलियां हैं। आपकी जानिब से वजीर आला अरविंद केजरीवाल, नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, बीजेपी की जानिब से वजीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सदर जेपी नड्डा और मनोज तिवारी, जबकि कांग्रेस की जानिब से कई स्टार कैंपेनर्स भी आज एक्शन में नजर आने वाले हैं। वहीं नफरत की सियासत भी उरूज पर है। शाहीन बाग का मसला सियासी पार्टियां उठा रही हैं, खासकर बीजेपी इस मसले को तूल दे रही है और शाहीन बाग को वक्तन फवक्तन अपनी अवामी रैलियों में उठा रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि शाहीन बाग के हम खिलाफ हैं और आज गिरिराज सिंह की तरफ से जो मुतनाज़ा ट्वीट आया है वो भी हम आपको बताते हुए चलें। शाहीन बाग बीजेपी लीडरों की जबान से उतर ही नहीं रहा है। शाहीन बाग बीजेपी लीडरों के मुसलसल निशाने पर है। इसी कड़ी में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने ताज़ा ट्वीट किया है और इश्ताल अंगेज तकरीरों और बयानों के लिए गिरिराज सिंह मशहूर हैं। इनके ताजा ट्वीट के मुताबिक शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गया, यानी मूवमेंट नहीं रह गया है, बल्कि शाहीन बाग में खुदकुश हमलावर तैयार किए जा रहे हैं। सुसाइड बॉम्बर का जत्था तैयार हो रहा है। ऐसा ट्वीट के जरिए शाहीन बाग के हवाले से गिरिराज सिंह ने कहा है। गिरिराज सिंह के ट्वीट के मुताबिक मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह के हवाले से ये ट्वीट कोई हैरत में डालने वाला नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गिरिराज सिंह की तरफ से मुतनाज़ा ट्वीट किए जाते हैं और लगातार अपने ट्वीट और अपने बयानों के लिए वो मशहूर भी हैं। शाहीन बाग पर बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह का ये बयान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के जरिए अपनी इन्होंने रद्देमल का इजहार किया है। उन्होंने शाहीन बाग पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल शाहीन बाग में जो खवातीन बैठी हुई हैं एहतजाजी धरने पर, वो कोई मूवमेंट नहीं है, आंदोलन नहीं है, तहरीक नहीं है, बल्कि सुसाइड बॉम्बर का जत्था बनाया जा रहा है, बन रहा है। ऐसा गिरिराज सिंह ने कहा। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि बीजेपी के लीडरान की तरफ से इश्ताल अंगेज तकरीर या इश्ताल अंगेज बयान शाहीन बाग के हवाले से दिया गया हो। इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट परवेश वर्मा की तरफ से भी शाहीन बाग के हवाले से इस तरह के मुतनाज़ा बयान दिए जा चुके हैं। इससे पहले वहीं अनुराग ठाकुर ने भी मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई भी की थी। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी की पूरी योजना इतिहास से जुड़ा हुआ है। वो इतिहास है खिलाफत पार्ट 2, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, जिसकी बुनियाद रखी गई थी 1905 में और 20 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत बड़े ही उभर करके सामने आया। 1947 में उसका स्वरूप जिन्ना ने दिखाया। आज खिलाफत 2 है। ये सीएए के विरोध में नहीं है जी। सीएए के विरोध में होता तो डायलॉग होता कि भाई मुसलमानों को क्यों नहीं और हिंदू और सिख ईसाई को क्यों। ये देश के खिलाफ
एक खिलाफत आंदोलन है जिसके एक एक पन्ने निकल करके सबके सामने में है। मैं नहीं बोल रहा हूं, शर्जील इमाम बोल रहा है कि हम देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। बोल रहा है पीएफआई का वो किताब कि 1947 में भारत का दृश्य कैसा होगा, और वो भेंट कर रहा है केजरीवाल साहब के नेताओं को, और उसके भेंट चल रहे हैं। इस साजिश में कहीं न कहीं फंस चुके हैं केजरीवाल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वो तमाम राजनीतिक दल जो अपने को तथाकथित सेकुलर कहते हैं। आवाज उठ रही है, मेरे बाप का है ताजमहल, मेरे बाप का है लाल किला, मेरे बाप का है कुतुब मीनार। किसके बाप का है? हजारों साल का इतिहास अगर देखें तो मुट्ठी भर आए थे मुगल। ये कौन है? ये सब तो आज की तारीख में खिलाफत आंदोलन का पार्ट 2 है। और वहीं से आपने देखा होगा कि शाहीन बाग से एक महिला का बच्चा ठंड में मर जाता हो और वो महिला कहती है कि मेरा बेटा शहीद हुआ। ये क्या है? सुसाइडल बॉम्ब नहीं है तो क्या है? छोटे छोटे बच्चों के एक सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। वो मोदी के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ है। और वोट के सौदागर इस व्यूह चक्र में फंस चुके हैं। और भारत को अगर बचाना है तो इस सुसाइडल बम खिलाफत आंदोलन पार्ट 2 से देश को सजग करना होगा। तो गिरिराज जी, लगता है जिस तरह से आपने सुसाइडल बम कहा, तो गिरिराज सिंह का कहना है कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है लिहाजा वो सीए के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ चल रहा है और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत एक बार फिर से हो रही। गिरिराज सिंह शाहीन बाग के हवाले से कहते हुए नजर आए। वहीं अगर आज बात की जाए इंतखाबी जंग की तो आज आखिरी दिन है, तशहीरी मुहिम थम जाएगी और आज स्टार कैंपेनर्स जो हैं अपनी अपनी रैलियों में वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश धुआंधार तरीके से करेंगे। इसी हवाले से और साथ ही साथ शाहीन बाग और नफरत की सियासत दिल्ली इंतखाबात में किस तरह से छाई हुई है और इसका असर किस हद तक इलेक्शन पर दिखाई देगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रचना हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इलेक्शन को कवर करती रहे और खुर्रम शहजाद भी लगातार दिल्ली इलेक्शन को कवर करते रहे। सबसे पहले खुर्रम शहजाद आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से नफरत की सियासत हो रही है उस हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि आज आखिरी दिन है वोटरों को लुभाने का, आज तशहीरी मुहिम थम जाएगी। आज कौन कौन से बड़े स्टार कैंपेनर्स हैं जो पार्टियों के आज रैलियों में दिखेंगे और वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने की पुरजोर कोशिश करेंगे? देखिए सना, आज खुद अमित शाह मैदान में है और वो सीमापुरी में रैली कर रहे हैं। इसके अलावा भोजपुरी जो अदाकार हैं और सांसद भी हैं वो भी आज रैली करेंगे। इसके अलावा राजेश पायलट हैं, वो भी आज रैली कर रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल हैं और हर इलाके में जो भी उम्मीदवार हैं वो सबके सब आज अपना जोश जज्बा और तमाम लोगों को लेकर के जुलूस वो आज निकाल रहे हैं अलग अलग इलाकों में। सभी जगह पर आप देखेंगे कि क्योंकि अब जो है वक्त आ गया है, वो पूरे तौर से जितनी भी ताकत है वो ताकत झोंक देने का वक्त आ गया है और तमाम लोग अपनी ताकत झोंक रहे हैं क्योंकि 5 बजे तक लोगों के सामने मैसेज देना है कि वो सख्त मुकाबला कर रहे हैं, वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इंतखाबी तशहीर का जो आज मरहला है वो काफ़ी सख्त है और लोगों के सामने अपने आप को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश करना, अपनी ताकत दिखाना कि वो जीत सकते हैं, ये सबसे अहम हो जाता है। हालांकि इस दरमियान में जो अलग अलग मुद्दे उठते रहे, अलग अलग मौज़ूआत को उठाया गया, भड़काऊ भाषण भी दिए गए, इश्तियाल अंगेजी भी की गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई भी हुई और अलग अलग तरीके से पूरे इलेक्शन की तशहीरी मुहिम को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। वो आप देखेंगे कभी शाहीन बाग का मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात इन तमाम मौज़ूआत पर लौटेंगे आपके पास। एक बार रुख कर लेते हैं इस वक्त रचना का, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, आपने इलेक्शन को कवर किया, दिल्ली इंतखाबात को। पिछले बार के इलेक्शन के हवाले से हमें पता है कि 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, तो वहीं 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार की जमीन क्या कुछ कह रही है, क्योंकि आपने पूरे इंतखाबात को कवर किया, लोगों के मुद्दों को जाना और साथ ही साथ लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर सुना।
करीब से जाना, क्या कुछ कहना है और कैसी जमीन, कैसा ग्राउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल सनत, देखिए जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हम लोगों ने जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात की, तमाम जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन लोगों से बात की, तो अगर हम आज की बात करें, क्योंकि अंतिम दिन है, 8 तारीख को मतदान होना है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। क्योंकि 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो ग्राउंड है वो कहीं नजर जिस तरीके से आना चाहिए था वो नजर नहीं आया। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने कहा कि वो एक गारंटी कार्ड देंगे, तमाम जो योजनाएं वो पहले से दे रहे थे, तो वो योजनाएं दिल्ली वाले जो लोग हैं काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो आम लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरीके की शिकायतें भी हमें देखने के लिए मिली। उनका ये भी कहना है कि जो चीजें मिल रही हैं, लेकिन कुछ चीजों का फायदा ही लोगों तक पहुंच पा रहा है, जितना विज्ञापन के तौर पर दिखाया जा रहा है उतना फायदा यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी भी पूरा इस वक्त ताकत झोंके हुए है, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी टक्कर बन गया है। 21 साल से दिल्ली से बीजेपी दूर है और वो चाहती है कि इस बार अपनी सरकार बनाए। तो लोगों का जो मिला जुला असर देखने के लिए मिला, 50% लोग अरविंद केजरीवाल के काम को पसंद कर रहे हैं, तो 50% जो लोग हैं वो बीजेपी के काम की सराहना कर रहे हैं। क्योंकि और एक चीज आपको मैं और बता दूं यहाँ पर, क्योंकि लोगों का जो राय है, उनका कहना है कि देश में हमें नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, लेकिन जिस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 15-20 दिनों में पहले जो एक तरफा चुनाव नजर आ रहे थे वो तस्वीर अभी यहाँ पर बदली है। अब जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि शाहीन बाग के मसले को लेकर, सीए के मसले को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार जो सरकार को घेरे हुए थी, सरकार अब उसी को लेकर जी आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती रही कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार के पास, मरकजी हुकूमत के पास होती है, लिहाजा उन्हें शाहीन बाग के मसले के हवाले से निमटना चाहिए। लेकिन शाहीन बाग के हवाले से बीजेपी का रवैया, मौकफ क्या है वो हमें पता है। आपके पास लौटेंगे, रचना हमारे साथ जुड़ी रहे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं खुर्रम शहजाद का। खुर्रम शहजाद, हमने शुरुआती दौर में देखा जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया था, उस वक्त कहीं शाहीन बाग सियासी पार्टियों के रैलियों में नजर नहीं आया। जैसे जैसे पोलिंग की डेट करीब आती गई, वैसे वैसे शाहीन बाग के मुद्दे को उछाला जा रहा है और मुतनाज़ा ट्वीट भी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि बीजेपी शाहीन बाग के मुद्दे के खिलाफ, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसके हक में है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का जो ये मौक़िफ़ है शाहीन बाग को लेकर कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है इस बार की पोलिंग में? देखिए सना, अगर कलीदी मुद्दों को देखें तो बीजेपी की तरफ से शाहीन बाग को एक एंटी नेशनल मूवमेंट के तौर पर मुद्दा बनाया गया है और उसके खिलाफ वोट देने की अपील की गई है। देशभक्ति को एक मुद्दा बनाया गया है, राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया गया है। अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो शाहीन बाग के मुद्दे से उसने थोड़ी सी दूरी बना कर रखी है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में वो पहले ही एक तरह से उसके खिलाफ वोटिंग कर चुके थे और जब शहरियत कानून पास हो रहा था उस वक्त सीधे तौर पर संजय सिंह ने वहां पर तकरीर भी की थी और दूसरे आम आदमी पार्टी के लीडर से उन्होंने तकरीर की थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल और दूसरे जो लीडर्स हैं वो इस मौजू से काफ़ी हद तक दूरी बनाए हुए हैं और वो नहीं चाहते कि उसका उन्हें सियासी नुकसान हो। अलबत्ता कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर जहां खुलकर बोल रही है और वो लगातार जो है बीजेपी आखिर आपको क्या लगता है कि जब शुरुआती दौर पर शाहीन बाग के मुद्दे को और एंटी नेशनल मुद्दे को बीजेपी ने नहीं छुआ, आखिर आते आते इंतखाबात की डेट करीब आते आते बीजेपी ने ऐसे इतनी जल्दी से इस मुद्दे को क्यों कैश करना चाहा? क्या लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रही होगी? देखिए, बीजेपी हमेशा से कोई ना कोई जज्बाती मुद्दा हमेशा लेकर आती है। अगर आप देखें तो 2014 का लोकसभा इलेक्शन देखें, वहां पर एक पिंक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया था और सबका साथ सबका विकास का मुद्दा अहम था, लेकिन साथ साथ पिंक रिवॉल्यूशन का भी मुद्दा अहम था। उसके बाद से अगर पिछले उसको देखें तो उसमें मुल्क की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का मुद्दा था। जिस तरह से पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें भी ये मुद्दा उठाया गया था। अब एक बार से फिर से
ये मुद्दा, क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा है, वो भाजपा का मरकजी मुद्दा है और वो उसको जरूर उठाती है, उसका ही उसने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। क्योंकि जिस जमीन पर अरविंद केजरीवाल खेलना चाहते थे कि यहाँ पर विकास की बात हो, लोगों को मुफ्त और बिजली पानी की बात हो, उनकी जमीन पर भाजपा ने खेलने से मना कर दिया। लेकिन उनका घेराव जो किया गया है वो इस पूरे मुद्दे पर किया गया है और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी लेकर के भाजपा लेकर आई है। क्योंकि आप देखेंगे कि 25 साल का वनवास है, यानी कि 1993 के करीब यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत बनी थी और उसके बाद से बीजेपी यहाँ पर वनवास झेल रही है और कांग्रेस की हालत भी काफी खराब है। तो अब ऐसे मौके पर जो भाजपा चाहती है कि किसी तरह से उसके पाले में ज्यादा से ज्यादा वोट आए, तो इसको पूरा मरकजी मुद्दा बनाया गया उनकी तरफ से और पूरा जोर लगाया गया है। यही वजह है कि कुछ ना कुछ फायदा तो भाजपा को होने की जरूर तवक्को है, लेकिन देखना यह होगा कि 8 तारीख को जब दिल्ली के लोग वोटिंग करेंगे तो वो किस बात पर एतमाद करेंगे। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। रचना का रुख कर लेते हैं। रचना, इस बार के दिल्ली इंतखाबात में हम जानते हैं कि जेडीयू बीजेपी का साथ देते हुए इलेक्शन में उतर रही है, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस का साथ दे रही है। ऐसे में अगर दोनों पार्टियों को जीत मिलती है तो ये जीत वाकई में क्या जेडीयू और आरजेडी की होगी या फिर बीजेपी या कांग्रेस की होगी? देखिए, जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी को अलायंस करके कांग्रेस और बीजेपी ने उतारा है, यहाँ साफ तौर से ये साफ हो जाता है कि बीजेपी या कांग्रेस अपने प्रत्याशी को नहीं उतारना चाहती थी, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का सिनेरियो उन लोगों को नजर आया उसको देखते हुए आरजेडी और जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों को उतारा गया है। और निश्चित तौर पर बीजेपी चाहती है या कांग्रेस भी चाहती है कि वो अपनी जीत इन सीटों पर दर्ज करे। अब ये देखने वाली बात होगी कि 11 तारीख को क्या कुछ असर दिखा पाती है ये अलायंस की पार्टियां। अगर वहां पर जीत मिलती है तो जरूर जाहिर सी बात है कि जो तमाम पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, श्रेय खुद की तरफ लेने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर इन सीटों पर हार मिलती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल इस अलायंस पर उठेंगे, क्योंकि हमेशा से यही देखा गया है कि जो अलायंस वाली कम सीटों की जो पार्टी होती है, हारने पर तमाम तरीके के सवाल उन चीजों पर खड़े होते हैं, उनके प्रचार पर खड़े होते हैं। तो 11 तारीख को अब किस तरीके की चीजें सामने निकल कर आती हैं, 8 तारीख को मतदान होना है, तो जेडीयू की तरफ से भी दावेदारी है, आरजेडी की तरफ से भी दावेदारी है। तो ये 11 तारीख को ही सना यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके की चीजें होती हैं और जो वोटर है उनका क्या वो है। जी जाहिर बात है। यहाँ बता देना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने जेडीयू का साथ लिया है, तो कांग्रेस ने आरजेडी का साथ लिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रचना, और तफसील से बातचीत करने के लिए खुर्रम हमारे साथ लगातार बने हुए। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा में खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। अगर आप ही के रास्ते चलते तो नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बना। अगर आप ही के सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। अगर आप ही की सोच होती, अगर आप ही की सोच होती तो करतारपुर साहब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। अगर आप ही के तरीके होते, आप ही का रास्ता होता, तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझता। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं माननीय अध्यक्ष जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं।
भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता है कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है। कभी कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की भी आदतें देश ने देखी है। चुनौतियों को चुनने का सामर्थ्य नहीं, ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो अपेक्षा है, हम अगर चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर के आगे चलने का गति नहीं बढ़ाते, तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अरसे तक जूझना पड़ता। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस के रास्ते हम चलते तो 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना पड़ेगा। 35 साल बाद भी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान का इंतजार देश को करते रहना पड़ेगा। 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं होगा। 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तेज गति की वजह से, और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बना करके लीक से हट करके चलना चाहते हैं। और इसलिए हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं और नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े, स्केल भी बढ़े, डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिसिवनेस भी हो, सेंसिटिविटी भी हो और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। हमने जिस तेज गति से काम किया है, उस तेज गति से काम का परिणाम है कि देश की जनता ने 5 साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिक ताकत के साथ हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया। अगर ये तेज गति न होती तो 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते। अगर गति तेज न होती तो 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का काम पूरा नहीं होता। अगर तेज गति नहीं होती तो 13 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचता।
अगर गति तेज न होती तो 2 करोड़ घर नए नहीं बनते गरीबों के लिए। अगर तेज गति नहीं होती तो लंबे अरसे से अटके हुए दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी, वो काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें उनका अपने घर का हक भी मिल गया है। मैंने देखिए यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य इतनी स्थिति नहीं है और इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपेक्षित रहा। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोलने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडितता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो, शक्ति उनकी काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ